नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं, यानी कि जो एटम के न्यूक्लियस की फोर्सेस होती हैं उनकी बात हम करेंगे। तो एक सिंपल सी अगर इसकी डेफिनेशन देखें, ये फोर्सेस कौन सी हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, जो कि न्यूक्लियॉन्स के बीच की अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। अब इसी डेफिनेशन को हम वाइडली समझते हैं, इसको विस्तार से समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। देखिए, कोई भी एटम है वो हमें पता है कि उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर क्या होते हैं? इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अब जो प्रोटॉन होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होते हैं उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है वो डेफिनेट ऑर्बिट्स के अंदर इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये चीज़ हमें पता है कि ये इनके ऊपर चार्जेस होते हैं। और जो ये न्यूक्लियस होता है, अगर आप इस न्यूक्लियस की बात करें तो ये इतना छोटा होता है कि अगर आप इसको देखें तो लगभग 10⁻⁻⁻15 मीटर इतना छोटा होता है। यानी कि एक को अगर हम डिवाइड कर दें, एक के आगे 15 जीरो लगाकर, इतना छोटा ये होता है। अब जो न्यूक्लियस है, हमने जाना कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का बना होता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। अब यहाँ पर देखिए, इस न्यूक्लियस के अंदर ये प्रॉपरली पैक्ड होते हैं। जैसा कि हमने बात की, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं, लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन फिर भी ये जो न्यूक्लियस होता है ये काफ़ी स्टेबल होता है, टूटता नहीं है। अब हमें पता है, देखिए, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप इन दोनों को पास में ले आएंगे तो यहाँ पर एक फोर्स लगती है, रिपल्सन की फोर्स लगती है। तो जितना आप इसको पास लाएंगे उतनी रिपल्सन फोर्स लगेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? यहाँ पर ये जो रिपल्शन फोर्स है ये तो होगी, लेकिन इनकी जो अट्रैक्शन फोर्स है, यानी कि जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के जो इनको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बांधे रख रही है, ये इस न्यूक्लियस को तोड़ नहीं पा रही। ये काफ़ी कम्पैक्ट न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर हमारे पॉजिटिव चार्ज तो हैं ही, उसके साथ जो न्यूट्रॉन्स हैं वो भी हैं। तो इस तरह से एक पूरा कम्पैक्ट होता है, टूटता नहीं है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में है। न्यूक्लियॉन्स की बात की गई है। अगर हम फोर्सेस ऑफ रिपल्सन की बात करें, उससे कहीं ज़्यादा अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं। यानी कि अट्रैक्शन की जो फोर्सेस है वो कहीं ज़्यादा होती हैं न्यूक्लियस के अंदर बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। अब ये न्यूक्लियॉन्स की क्या बात है कि अट्रैक्टिव जो फोर्सेस हैं इनको हम न्यूक्लियर फोर्स तो बोलते हैं। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होती हैं ये इंडिपेंडेंट होती है चार्ज ऑफ न्यूक्लियॉन्स के, यानी कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये जो हमारी अट्रैक्शन की फोर्स लगती है ये प्रोटॉन प्रोटॉन पर भी लगती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर भी लगती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर भी एग्जिस्ट करती है, यानी कि इनके बीच में भी ये एग्जिस्ट करती है। ये डिपेंड नहीं करती कि उनके ऊपर चार्ज क्या है। जैसे प्रोटॉन पे पॉजिटिव या न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, उससे इसका कोई मतलब नहीं। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स हैं ये इंडिपेंडेंट होती हैं उसके ऊपर, ये सबके बीच में एग्जिस्ट करती हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एग्जिस्ट करती हैं। अगर इसी के अंदर हम एक बात करें एक स्मॉल न्यूक्लियाई की, मान लीजिए आप एक स्मॉल न्यूक्लियाई की बात कर लेते हैं, यानी कि एक छोटा सा न्यूक्लियस है, इस तरह से मान लीजिए, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, एक कम्पैक्ट है। अब इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है वो जो है इसके अंदर अगर हम बात करें वो स्मॉल होती है, और अट्रैक्शन जो होती है यानी कि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है। इसलिए ये जो है स्टेबल कंडीशन में रहता है, यानी कि जिसकी अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगी रिपल्शन फोर्स के कंपैरिजन में, तो वो स्टेबल रहेगा इस तरह का न्यूक्लियस। लेकिन अगर हम किसी बिग अनस्टेबल न्यूक्लियस की बात कर ले, मान लीजिए कोई बिग अनस्टेबल न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन भी हैं न्यूट्रॉन भी हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस अनस्टेबल न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर अनस्टेबल का मतलब क्या है? ये एकदम से टूटने लग जाता है अगर किसी चीज़ के साथ इसकी एकदम से इंट्रैक्शन करवा दें। तो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ जो रिपल्शन है वो जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि अट्रैक्शन फोर्सेस से।
तो इसीलिए जो है ये टूटते हैं और एनर्जी देते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था न्यूक्लियर जो रिएक्शन थी हमारी वो। अब नेचुरली अगर हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम के अगर हम आइसोटोप की बात करें तो यहाँ पे इसके 3 आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं यूरेनियम के। कौन कौन से? एक तो होता है U-235 जिसका जो एटॉमिक नंबर है 92। एक होता है हमारे पास अगर हम बात करें 92 एटॉमिक नंबर ही है, और एक होता है 238। तो ये दो की बात की अभी हमने। अब इसके अंदर देखिए जो अगर हम बात करें 92U-238 ये जो है स्टेबल होता है, जबकि जो 92U-235 की बात करें यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की अगर हम बात करें जो वो स्ट्रोंग होती है। यानी कि इसके अंदर होता क्या है, अगर आप U-235 से एक न्यूट्रॉन को टकरा दें, यानी कि एक न्यूट्रॉन आप लें और इसको जो बॉम्बार्डमेंट यूरेनियम के ऊपर कर दें, तो जो बैलेंस है फोर्सेस का वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है। और U-235 जो है ये यूरेनियम 235 दो न्यूक्लियस के बीच में टूट जाता है। वो हमें पता है बेरियम और क्रिप्टोन के दो न्यूक्लियाई ये नहीं बना लेता है, जिसका एटॉमिक नंबर बेरियम का 56 है, मास नंबर 140 है, क्रिप्टोन का 36 जो है एटॉमिक नंबर, और 93 इसका जो मास नंबर होता है। और इसके अलावा यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं और प्लस एनर्जी भी निकलती है। ये हमने पूरी रिएक्शन देखी थी। तो ये होता है क्यों? क्योंकि जैसे ही न्यूट्रॉन इससे टकराया 92U-235 जो यूरेनियम है इससे टकराया, तो इसने दो न्यूक्लियस और एनर्जी जो है वो दी, क्योंकि डिस्टर्ब्ड हो गई इसके अंदर की फोर्सेस। तो ये हुआ इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर जो इस तरह के जो न्यूक्लियाई होते हैं जो कि इस तरह से रिलीज करते हैं एनर्जी को, उनको हम क्या बोलते हैं ये भी याद रखिएगा आप। इसको फिजाइल न्यूक्लियाई बोलते हैं कि ये फिजाइल हैं। अगर आप इसके अंदर की जो फोर्सेस को डिस्टर्ब करेंगे तो इस तरह की एनर्जी हमें देंगे, रिलीज करके एनर्जी देंगे। अब ये जो है हमने जो बात की, जो ये इम्पोर्टेंट न्यूक्लियाई हैं, तो वो जो है जैसे कि हमने बात की इसके अंदर कि एक तो हमारा यूरेनियम 92-235 है और यूरेनियम 92-238 है। अब इसी तरह के न्यूक्लियाई की बात करें, अगर 92U-235 की जगह एक होता है प्लूटोनियम, एक होता है प्लूटोनियम 239, तो वो भी इसी तरह का होता है। और इसी तरह से अगर हम थर्ड की बात करें वो होता है थोरियम, तो वो थोरियम होता है। तो यानी कि ये इस तरह से अगर आप देखें यूरेनियम के हमारे पास जो आइसोटोप हैं कौन कौन से होते हैं, पर जो हमने बात की वो 3 आइसोटोप की यानी कि एक तो 235 हो गया, एक 238 है, एक होता है यूरेनियम 234, ये भी आपको याद रखना है। एक 234, एक 235 और एक 238, ये चीज़ें हमने डिस्कस की। जिसमें हमने यूरेनियम 235 को देखा ये फिजाइल न्यूक्लियाई है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट न्यूक्लियस की बात की हमने यूरेनियम 235 के अलावा एक प्लूटोनियम भी होता है, उसके अलावा प्लूटोनियम 239, उसके अलावा एक थर्ड भी होता है जिसको हम थोरियम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए, जो एनर्जी रिलीज होती है इन रिएक्शन के अंदर वो हम किस यूनिट में मापते हैं, तो उसको हम EV के अंदर मापते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अगर हम 1 EV की बात करें, ये हमारा होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। यानी कि जो एनर्जी रिलीज होती है इन रिएक्शंस के अंदर वो हमारी स्मॉलर यूनिट ऑफ जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसके बराबर होती है। अब इसी के अंदर अगर आप MEV की बात कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻13 जूल, ये इसके बराबर होता है। अब इसी तरह से 1 AMU की बात कर लें, एटॉमिक मास यूनिट की बात कर लें, जिसको आप 1U के बराबर भी लिखते हैं, ये हमारा होता है 931 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो ये जो है ये सारी टर्म जो है हमें पता होनी चाहिए कि इसकी जो यूनिट क्या है एनर्जी को मापने की, किस में आप दर्शाते हैं इसको। यूरेनियम के 3 आइसोटोप कौन से हैं, 234, 235, 238। और इसी तरह से प्लूटोनियम भी है इम्पोर्टेंट। 235 और प्लूटोनियम इम्पोर्टेंट होते हैं ये, जिनका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन थोरियम का भी यूज़ किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की जो न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में हमने ये लेक्चर देखा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।